नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में लाख प्रयासों के बाद भी अव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बेतरतीब पार्किंग के कारण शहर के हाल बेहाल होते जा रहे हैं। आए दिन मुख्य मार्गों पर जाम लग रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। जिन्हें शहर की जनता हो या व्यवस्था में सुधार, किसी से कोई सरोकार दिखाई नहीं दे रहा है। मामले की खास बात तो यह है कि शहर में अवैध रूप से बनाए गए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों एवं मार्केट का निर्माण करने वाले लोग भी अपने यहाँ पार्किंग की जगह हो व्यावसायिक उपयोग में ले रहे हैं, जिसके कारण शहर में ऐसे स्थानों पर आने जाने वाले लोग अपने वाहनों को बीच सड़क पर ही खड़ा करने को मजबूर है। शहर में ऐसा कोई मार्केट या कॉम्प्लेक्स नहीं है जहां पार्किंग व्यवस्थित रूप से नजर आती हो। शहर के साथ पुलिया से लेकर सिटी सिनेमा तक के हाल तो बहुत ही दयनीय हो गए हैं। कहने के नाम पर शहर में उपखंड प्रशासन की पहल पर परिषद प्रशासन ने स्ट्रीट वेंडर नीति बना रखी है, जिसके तहत श्री मेगा हाईवे को पूरी तरह से नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर रहा है। लेकिन हालात यह है कि यह पूरा मार्ग किसी बाजार से कम प्रतीत नहीं होता है। मार्ग के दोनों ओर फुटकर विक्रेताओं ने अपने तंबू लगाकर व्यापार शुरू कर दिया है। कहीं कारें टैक्सियां खड़ी है तो कहीं शू स्टोर सज गए हैं। कहीं पर कपड़े की दुकानें नजर आ रही है तो कहीं पर छोटे मोटे अन्य सामान बेचने वालों ने अपना कब्जा कर रखा है। गंभीर बात तो यह है कि यह ऐसे व्यावसायिक ठिकाने परिषद प्रशासन हो या फिर पुलिस, सबके लिए ऊपरी कमाई का ऐसा जरिया बना हुआ है कि इन्हें हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर पा रहा है। शहर के मुखिया सभापति नरेश कनौजिया हो या फिर प्रशासनिक दृष्टि से उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, कानून एवं शांति व्यवस्था पर नियंत्रण करने वाले पुलिस के सीआई हो या फिर पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, सब इस मार्ग से कई बार आना जाना करते हैं, लेकिन मुख्य मार्ग पर नॉन वेंडिंग जोन होने के बाद भी सजे धजे बाजार को हटाने के लिए कोई पहल नहीं कर पा रहे हैं। होटल विनोद के सामने हो या सिटी सिनेमा के सामने, सिटी थाने के समीप मुख्य डाकघर हो या उसके सामने एसबीआई की मुख्य शाखा, सब जगह लोग अपने दोपहिया वाहनों को भी सड़क पर लगाकर चले जाते हैं। जैसे दिन भर मुख्य मार्ग पर कई बार जाम लगने से आवाजाही प्रभावित होती है, मगर व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही। ब्यावर शहर का प्रशासन एक और पाली बाजार में जाके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद को या ब्यावर प्रशासन को रेलवे स्टेशन मार्ग से लेकर चांग गेट, कॉलेज रोड, आशापुरा माता मंदिर तक और सेना रोड तक बने हुए मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स के नीचे जो पार्किंग दिखाई गई है, उस पार्किंग को बेचकर जहां शॉपिंग मॉल, दुकान, स्टोर चल रहे हैं और उनकी पार्किंग जो रोड पे आ गई है, जो जानलेवा साबित हो रही है, वो ना नगर परिषद को दिख रही है, ना स्थानीय प्रशासन को दिख रही है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि को दिख रही है। सब लोग आकर अतिक्रमण हटाने की एक फौरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसका स्थायी समाधान करने का किसी ने भी कुछ भी प्रयास नहीं किया है। सिटी सिनेमा के जो मोड़ पे दोनों तरफ जो कॉम्प्लेक्स बन गए, जिनकी पार्किंग रोड पर है, जहां रोज़ाना मोटरसाइकिलें टकराती है, गाड़ियां टकराती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है और एक्सीडेंट, हादसे हो रहे हैं। प्रशासन किसी मौत का इंतजार कर रहा है, ना प्रशासन कोई फौरी कार्रवाई कर रहा है। ये अवैध अतिक्रमण ब्यावर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। शहर के सेंधा रोड स्थित अमृत कॉलोनी स्थित जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई टंकी से निकलने वाले सप्लाई वाल्व से विगत लंबे समय से पानी बह रहा है। हालात यह है कि लगातार बह रहा है पानी के कारण कॉलोनी के आसपास के घरों में सीलन आने लगी है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि उक्त समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण आसपास के मकान वालों के सामने समस्या खड़ी हो रही है। जानकारी मिली है कि क्षेत्रवासी योगेश नाथ ने समस्या को लेकर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन आज तक वहां से भी कोई समाधान नहीं मिला है। मालूम हो कि अमृत कॉलोनी स्थित इस पानी की टंकी के वाल्व के लीकेज पानी बहते हुए लंबा समय हो गया है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में आर्द्रता बढ़ रही है और उक्त आर्द्रता के कारण आसपास के मकानों में सीलन आ रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि मकानों की दीवार में आ रही सीलन के कारण चूना व प्लास्टर गिरने लगा है, जिसके चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों से शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करवाने की मांग की। कॉलोनी जो कि सेंधा रोड, पानी की टंकी का वाल्व लीकेज है, बार बार अवगत कराने के बावजूद भी इसको ठीक करने आज तक कोई भी नहीं आया और दिन भर पानी बह रहा है।
राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम की ओर से प्रदेश भर में शुरू की गई एफआरटी की सेवाओं पर अभी से प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। एफआरटी को लेकर पहले से ही तकनीकी कर्मचारी विरोध जता रहे हैं। उधर समय पर शिकायतें दूर नहीं होने तथा पीड़ित उपभोक्ताओं से काम के बदले पैसे मांगने के आरोपों के चलते उनकी कार्यकुशलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मालूम हो कि शहर के चांगेट स्थित कन्हैया रेस्टोरेंट पर 4 दिन पूर्व विद्युत सप्लाई में तकनीकी फॉल्ट आ जाने के कारण बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी। रेस्टोरेंट संचालक भीष्म जायसवाल ने बताया कि 4 दिन पूर्व की गई शिकायत के बाद प्राइवेट काम करने वाले कार्मिक मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे कार्मिकों ने छत पर चढ़कर वापस लौटने के बाद शिकायत दूर करने में अपनी असमर्थता जताई। जायसवाल ने आरोप लगाया कि शिकायत दूर करने पहुंचे कार्मिक इस काम के लिए पैसे मांग रहे थे। एफआरटी कार्मिकों की ओर से शिकायत का निवारण नहीं होने के बाद शनिवार सुबह निगम के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा फॉल्ट को ठीक करते हुए कन्हैया रेस्टोरेंट की बाधित विद्युत सप्लाई को सुचारू किया। 4 दिन से कंप्लेन लिखा रहे हैं। आज सुबह को बंदे आए। क्या हुआ आपके? लाइटें बंद हो गई थी रात को ऑटोमेटिक ही, और रात को लाइटें बंद हो रही थी। सुबह से 4 में फ़ोन लगा दिया। वो पीली निशानी वाले आए थे, प्राइवेट वाला आदमी, वो तो बिल्कुल ऊपर चढ़ के देख के मना करके कि हमारे से नहीं होगा, और वो पैसे और मांग रहे थे। वो अभी हम ऑफिस में हम ऑपरेटर के पास में, ऑपरेटर छावनी पास ऑपरेटर, उसके पास फ़ोन आया तो उन्होंने जैन साहब से हमारी बात कराई तो उन्होंने बोला कि 2 दिन से समस्या हो रही है, उनकी लाइट बंद है, तो आप जाके थोड़ा लाइन देख के आओ, वो लाइन सप्लाई सुचारू रूप से चालू कराओ। अमित जी यादव, ये अपने कन्हैया रेस्टोरेंट ये चांगेट के बाहर, ठीक है, पोल से लाइट बंद हो गई थी। उन्होंने शायद पहले सुबह आके शायद देख के गए, उन्होंने शायद पता नहीं क्या जवाब दिया, ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो जैन साहब का फ़ोन आया, हम तो अमेंडेड सब काम छोड़ के फिर यहाँ के इनकी सप्लाई सुचारू रूप से चालू करते हैं। शहर में साइंस एकेडमी के संचालक पवन रावत ने भौतिक विषय को लेकर टारगेट एग्जाम नामक पुस्तक लिखी है। शुक्रवार को साइंस एकेडमी में पुस्तक के विमोचन हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान विधायक रावत ने विद्यार्थियों के लिए लिखी गई इस पुस्तक को बहुउपयोगी बताते हुए लेखक पवन रावत को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान साइंस एकेडमी की ओर से विधायक रावत का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, पूर्व सरपंच दुर्गावास रमजान, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, गुरु शिक्षा स्कूल संचालक गोपाल सिंह, हनुमान सिंह, केसी देवी मेमोरियल स्कूल संचालक उमाराम रिंडवा, फतेह सिंह मेमोरियल स्कूल संचालक फतेह सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने शनिवार को सीएसडी प्रथम के सहायक अभियंता को एक स्मरण पत्र देकर उनकी ओर से एफआरटी को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान तकनीकी कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर 3 दिवस के भीतर एफआरटी को नहीं हटाया गया तो तकनीकी कर्मचारी सोमवार से अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। कार्य बहिष्कार के दौरान होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों की जिम्मेदारी निगम की होगी। तकनीकी कर्मचारियों ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अलग अलग नामों से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि निगम में पर्याप्त मानव शक्ति व संसाधन उपलब्ध है। निजीकरण के नाम पर डिस्कॉम पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ाया जा रहा है और निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि निगम ने तकनीकी कर्मचारियों को जानबूझकर मंत्रालय कार्यों में लगा रखा है, जिसके कारण तकनीकी कर्मचारियों की कमी के काम पर एफआरटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तकनीकी कर्मचारियों ने मंत्रालय कार्यों में लगे कार्मिकों को उनके मूल कामों में लगाने की मांग की है ताकि कार्मिकों की कमी पूरी हो सके। स्मरण पत्र में तकनीकी कर्मचारियों ने बताया कि 30 दिसंबर 2020 को मुख्य संभागीय अभियंता अजमेर को दिए गए ज्ञापन के दौरान बताया गया था कि ब्यावृत्त में एफआरटी नहीं लगाई जाएगी। बावजूद इसके सहायक अभियंता ने उच्च अधिकारियों की अनदेखी करते हुए ब्यावृत्त में भी एफआरटी लगाकर अपनी हठधर्मिता का परिचय दिया है। तकनीकी कर्मचारियों ने स्मरण पत्र के माध्यम से एफआरटी को 3 दिनों के भीतर हटाने की चेतावनी दी है। स्मरण पत्र देने वालों में तकनीकी कर्मचारी डूंगर सिंह, महेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, राकेश, मुकेश, सीपी सोलंकी, महादेव सहित अन्य तकनीकी कर्मचारी शामिल थे। हमारा एफआरटी का कड़ा विरोध चल रहा है। यहाँ पे अयन साहब से पहले भी हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और हमने चीफ साहब से भी मिले और एसए साहब से भी मिले और उनको भी अवगत कराया कि तकनीकी कर्मचारी सीएसडी फर्स्ट सब डिवीज़न में हमारे परिपूर्ण है और जो हमारे तकनीकी कर्मचारियों को मंत्रालय कार्य में लगाया गया है और किसी प्रकार की तकनीकी कर्मचारियों की ना तो किसी प्रकार की कोई गलती आ रही है या फिर उनका जनता द्वारा कोई आक्रोश है, किसी परिपूर्ण तरीके से कंप्लेन का कार्य चल रहा है, रिकवरी भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अयन साहब हठ धर्मिता के आगे कुछ एफआरटी को और निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने 31 तारीख को एक ज्ञापन दिया और सहायक अभियंता जी को हमने अवगत कराया कि भाई हम सोमवार से हम टूल डाउन करेंगे और स्पष्ट कह दिया हमने
कि भाई अगर पार्टी नहीं हटी तो हम कार्य का बहिष्कार करेंगे और हम अधिकारियों का भी घेराव करेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित करने के बाद अब राज्य सरकार ने राजकीय कॉलेज के शिक्षकों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कॉलेज के शिक्षकों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने थे, लेकिन मजे की बात यह रही कि शहर के एसटी कॉलेज के 56 में से 52 शिक्षकों ने खुद को सम्मानित कराने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। खुद राजकीय कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने भी सम्मानित होने के लिए आवेदन नहीं किया। एसडी कॉलेज से सिर्फ शिक्षकों में डॉक्टर दीपाली लाल, डॉक्टर सहदेव शास्त्री, डॉक्टर जयंती काठार सहित एक अन्य ने आवेदन किया है। ऐसे में निदेशालय की ओर से शुरू की गई सम्मानित करने की योजना से एसडी कॉलेज के शिक्षकों में कोई खास उत्साह नजर नहीं आया। जानकारी के अनुसार आवेदन आने के बाद मुख्यालय स्तर पर तय मापदंड पूरे करने वाले चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ज्ञात हो कि कॉलेज निदेशालय के आदेशानुसार उच्च शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन कर पहली बार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा अधिकारी व पुस्तकालय अध्यक्ष को सम्मानित किया जाना है। इसके लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन संयुक्त निदेशक अकादमिक को भेजने निर्देश थे। वहीं हार्ड कॉपी समस्त प्रपत्रों सहित निदेशालय को भी भेजने थी। मालूम हो कि निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालय शिक्षा सेवा में कार्यरत समस्त इच्छुक शैक्षणिक अधिकारियों व प्राचार्य को सम्मानित करने के लिए मापदंड भी तय किए हैं। इसमें उच्च शिक्षा क्षेत्र में किया गया नवाचार, विशिष्ट उपलब्धि, पेटेंट, यूजीसी, ICSSR, CSIR, शासकीय संस्थान द्वारा प्रदत्त डॉक्टरल फेलोशिप, रिसर्च अवार्ड, शोध आलेख, पुस्तक लेखन आदि की जानकारी देने के साथ ही भामाशाह दानदाताओं को प्रोत्साहित कर परिसर, खेल मैदानों व आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग या योगदान, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता सहित अन्य सामाजिक सरोकार में योगदान की जानकारी देनी थी। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा अधिकारी के लिए अंतर विश्वविद्यालय व अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की उपलब्धि बतानी थी। वहीं पुस्तकालय अध्यक्ष को पुस्तकालय के कार्य में विशेष दक्षता, पुस्तक प्रबंधन, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, रेफरेंस सर्विस, इंटरनेट, डेटानेट सेवा व विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग बताना था। इन्हीं मापदंडों के आधार पर निदेशालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। समारोह आयोजित करना अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है और इसकी डेट शुरू में जुलाई अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया। हमारे यहाँ से 4 व्याख्याताओं ने, 4 सह आचार्यों ने इसके लिए आवेदन किया है। टोटल संख्या भी 56 कार्यरत हैं, उसमें से 4 सह आचार्यों ने हेतु आवेदन किया है। शहर के कॉलेज रोड से लेकर आशापुरा माता मंदिर तक के क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से लगाई गई रोड लाइटें इन दिनों आमजन को अंधेरे में रोशनी के काम के बजाय नगर परिषद का विद्युत खर्च बढ़ाने का काम कर रही है। हालात यह है कि इस रोड पर लगी सभी रोड लाइटें रात के समय तो बंद रहती है, लेकिन दिन भर रोशन रहती है, जिसके कारण मॉर्निंग वॉक पर आने जाने वाले शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त रोड लाइटें लगाई गई है, वह उद्देश्य तो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन नगर परिषद का विद्युत भार बढ़ने के साथ विद्युत खर्च बढ़ाने का काम अवश्य कर रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रोड पर लगी विद्युत लाइटें लंबे समय से रात के समय बंद रहती है और दिन के समय जल जाती है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पानी की टंकी से लेकर कॉलेज रोड की लाइटें दिन के समय चालू रहती है, जिसके कारण बिजली की बर्बादी हो रही है। मालूम हो कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में शहरवासी कॉलेज रोड से होते हुए आशापुरा माता मंदिर तथा उदयपुर रोड की और मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में अंधेरा होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की टंकी पे 3 दिन से रोड लाइटें चालू है, दिन में रात में तो बंद रहती है, दिन में चालू रहती है। पानी की टंकी से कॉलेज रोड तक ये सारी रोड लाइटें चालू रहती है। इसमें शादी की एक लाइट चालू रहती है, वो भी चालू रहती है दिन भर। शहर के नगर परिषद मार्ग पर स्थित नगर परिषद के कचरा डिपो की हालत इन दिनों ज्यादा ही खराब हो रखी है। कचरा डिपो पर कचरे के साथ साथ मृत पशुओं के अवशेष डाले जा रहे हैं, जिसके कारण यहां पर दिन भर आवारा श्वान तथा सुअर इन अवशेषों को लेकर इधर उधर घूमते हुए गंदगी फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, यह आवारा जानवर इन पशु अवशेषों को लेकर आसपास के घरों तथा पास ही में स्थित मंदिर में भी पहुंच जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है।
क्षेत्रवासियों के अनुसार बरसों पुराने इस कचरा डिपो से होने वाली परेशानियों को लेकर कई बार प्रकार से प्रशासन तथा नगर परिषद को अवगत कराया गया और डिपो को यहां से हटाने की मांग की गई, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नगर परिषद के पास स्थित कचरा डिपो पर रात्रि के समय कसाई मोहल्ले के लोग कचरे के साथ साथ मृत पशुओं तथा मछली आदि के अवशेष डाल जाते हैं, जिन्हें दिन भर आवारा श्वान तथा सुअर नोचते रहते हैं। क्षेत्रवासियों ने समस्या के समाधान के लिए उक्त कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। उधर इस संदर्भ में नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन से बातचीत करने पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि कचरा डिपो पर कचरे की आड़ में मांस मछली विक्रेताओं द्वारा रात्रि के समय मृत पशुओं के अवशेष डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में बदबू तथा गंदगी का माहौल बना रहता है। लखन ने बताया कि संदर्भ में क्षेत्रवासियों की ओर से शिकायत मिली है। शिकायत को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे सभापति आयुक्त के साथ साथ उपखंड अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। लखन ने बताया कि शहर में स्वच्छता ही सर्वोपरि है और वर्तमान में उपखंड अधिकारी के निर्देशन पर एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर में सफाई व अतिक्रमण हटाने पर फोकस किया जा रहा है। अति शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद के जस्ट पास में कचरा डिपो है। यहाँ पे रोज़ रात को कसाई मोहल्ला से कसाई भाई लोग ये लोग यहाँ पे लाके अपशिष्ट पदार्थ गिरा के जाते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी बदबू होती है कि यहाँ पे रहना भी मतलब दुश्वार हो चुका है। अब यहाँ पे मुर्गे के मांस मच्छी ये लोग यहाँ के लाके पटकते हैं रात को। फिर ये कुत्ते लोग ये जानवर यहाँ से उठा के सब घरों के बाहर पूरे मोहल्ले में फैला देते हैं, जिससे पूरे मोहल्ले में दुर्गंध पैदा हो जाती है, बीमारी फैलती है। मोहल्ले में काफ़ी लोग बीमार भी हैं, काफ़ी दुर्गंध आती है। जस्ट पीछे मंदिर भी है एक। मेरे घर के ठीक मोहल्ले में आयुक्त साहब के बंगले के सामने जो कचरा डिपो है, जो बरसों से ही गंदगी का आलम रहता है, हमने राइटिंग में भी लिख के दिया था कि कचरा डिपो को अन्य प्रस्तुत किया जाए। तो इस डिपो की वजह से यहाँ तमाम तरह की गंदगी रहती है। इस गंदगी में हमारे समीप ही जो कत्ल खाना, कसाईयों का जो कत्ल खाना है, यहाँ मछली है, ये बकरे के इनके जो अवशेष बच जाते हैं, उनको रात्रि में ये कट्टे में ये भर के यहाँ डाल देते हैं। जिससे क्या है कि जो श्वान, आवारा श्वान जो घूमते हैं, उनको मुंह में लेके मंदिर में, हमारे घरों में, चबूतरी पे लेके तमाम तरह के पूरे मोहल्ले में इन्होंने गंदगी फैल दी है। नगर परिषद के पीछे स्थित कचरा डिपो पर मांस के लोथड़े, मृत मछलियाँ वगैरह इत्यादि डालने की शिकायत मिली है। ये आए दिन जो है इन कसाईयों द्वारा डाल दिया जाता है। इस संबंध में मैं आयुक्त महोदय को भी अवगत करूंगा। साथ ही साथ मैंने आयुक्त महोदय को ये रिटर्न में रिपोर्ट भी दी है कि इनके विरुद्ध उच्च स्तरीय कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये मामला जब भी उठा है तब इन लोगों ने जो है नगर परिषद के लिए विरोध किया है। तो मैं चाहूँगा इस संबंध में एसडीएम मैडम भी जो है तक भी ये बात पहुँचाएंगे, उनका भी जो है इस संबंध में अवगत करा करके और जो है उच्च स्तरीय कार्रवाई करवा करके इस गंदगी को मिटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ब्यावर साउंड डीजे एसोसिएशन ब्यावर की ओर से शनिवार को वार्षिक गोट का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट ब्यावर स्थित एफसी की बगीची में आयोजित वार्षिक गोट के दौरान बड़ी संख्या में एसोसिएशन पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने भाग लिया। गोट के दौरान एसोसिएशन सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के गेम खेलते हुए खुशियां मनाई। गेम समाप्ति पर विजेता प्रतिभागियों को एसोसिएशन की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन की ओर से कार्यकारिणी सदस्यों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के पश्चात उपस्थित सभी ने वार्षिक गोट के दौरान स्नेह भोज का आनंद लिया। गोट के दौरान संरक्षक नेमीचंद जांगीर, अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष मुकेश चंद लाटा, विधि सलाहकार नीलेश बुरर, सत्यनारायण देवड़ा, अक्षय कुमार, राकेश श्रीमाल, नरेश शर्मा, राजू भाई, योगेश शर्मा तथा रोहित कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। जिला राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में इस समय जीवन रक्षक दवाओं का टोटा है। सर्दी में जहां सबसे ज्यादा मरीज हार्ट के आते हैं, वहीं हार्ट के पेशेंट को लगाए जाने वाले इंजेक्शन की सप्लाई तक नहीं हो रही है। ऐसे में मरीज के परिजन आपातकाल में महंगे दाम पर
उक्त दवा को बाहर से खरीदने पर मजबूर है। बताया जा रहा है कि पूरे जिले में हार्ट से संबंधित इंजेक्शन की सप्लाई प्रभावित है। जानकारी के अनुसार सर्दी में हार्ट के मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। अत्यधिक सर्दी एवं खान-पान में बदलाव के चलते हार्ट के मरीजों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसमें उम्रदराज लोग ज्यादा होते हैं। ऐसे में आपातकाल में आने वाले मरीजों की जीवन रक्षा के लिए एनोक्सापारिन सोडियम इंजेक्शन IP लगाई जाती है। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन के लगाने से खून का थक्का नहीं बनता है तथा मरीज की जान बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन वर्तमान में 5 जिलों के मरीजों को उपचार देने वाले जिला AKH हॉस्पिटल में उक्त इंजेक्शन का टोटा हो गया है। AKH में उक्त इंजेक्शन इस ओर में उपलब्ध नहीं है। सूत्रों से जानकारी में सामने आया कि जिला स्तर पर ही उक्त इंजेक्शन की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे चिकित्सालय में आने वाले ऐसे मरीजों की जान सांस में है। डिमांड भेजे जाने के बाद भी उनकी सप्लाई नहीं आ रही है। ऐसे में आपातकाल में इस इंजेक्शन को बाहर से खरीदने को मजबूर है। कमरा नंबर 18 से LMWX इंजेक्शन की जो डिमांड आई है उसको हमने अजमेर भेज दी है। वो जल्दी आते ही सप्लाई कर दी जाएगी। अगर BPL APL जो भी है उसके लिए परचेजिंग व्यवस्था है। भामाशा के लिए तो लोकल परचेज हो सकती है और वो प्रक्रिया चल रही है। डिमांड 1-2 दिन में आ जाएगी सप्लाई। शहर में निरंतर कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जा रहा है, जो कि एक राहत भरी खबर है। शनिवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय को शुक्रवार को भेजे गए 55 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें शहरी क्षेत्र से मात्र एक ही कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का संक्रमितों का आंकड़ा शून्य रहा है। शनिवार को मिली जांच रिपोर्ट के बाद AKH प्रशासन ने कोरोना संक्रमित रोगी को होम आइसोलेट करते हुए उसके उपचार की व्यवस्था शुरू की। उधर शनिवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोविड जांच सेंटर पर शहरी क्षेत्र से 75 व ग्रामीण क्षेत्र के 11 सैंपल सहित कुल 86 लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए हैं। मालूम हो कि शहर में एक कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि संक्रमण को शून्य तक पहुंचाने में प्रशासन की मदद करें तथा स्वयं के साथ साथ अपने परिवार तथा शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए मास्क का उपयोग करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर की अव्यवस्थित पार्किंग से शहर के हाल बेहाल, जिम्मेदारों द्वारा आंखें मूंद लेने से परेशान है शहरवासी। तकनीकी कर्मचारियों ने की FRT को हटाने की मांग, नहीं तो सोमवार से दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। अमृत कॉलोनी पानी की टंकी के वाल्व से बह रहा है पानी, आसपास के मकानों में आने लगी है सीलन। और कचरा डिपो पर डाले जा रहे हैं मृत पशुओं के अवशेष, आसपास के क्षेत्रवासियों को उठानी पड़ रही है परेशानियां।